नमस्कार। आज देखिए 2 जून का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पेड ग्रुप की जानकारी आप लोग ले सकते हैं 9650347272 पर। ठीक, तो जो आज के 10 टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन दोनों में ही आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। अब इनको हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट निर्यात जो है वो अभी तक का सबसे ज़्यादा हो चुका है, और ये टोटल जो है कितना हुआ है, 44.4 बिलियन डॉलर। ठीक, ये चीज़ है, और इसमें 41% का जो इंक्रीज हुआ है। और इसमें हैंडीक्राफ्ट भी आपके जोड़े गए हैं 21-22 के साल में। सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हमने कहाँ किया, किस देश में, यूएसए को, फिर यूरोपियन यूनियन, बांग्लादेश, फिर यूएई। ठीक, तो इस तरीके से क्रम जो इसका क्रम है उसको याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्ट कैटेगरी में देखें तो कॉटन टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा हम लोग ने एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद आपका रेडीमेड गारमेंट्स हैं, फिर मैन मेड जो है मानव निर्मित टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, और हैंडीक्राफ्ट का जो एक्सपोर्ट रहा है वो भी 5% का रहा है। अगला टॉपिक है एनटीपीसी जो है, वैसे तो नेशनल आपका थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। ठीक, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोयले से ही बिजली बनाती है, और भी कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट भी लगा रही है, और काफ़ी प्रो इन्वायरमेंट रहती। तो इन्होंने 2018 में पहली बार बायोडाइवर्सिटी की पॉलिसी लाए थे, और इस बार फिर से जो है इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी प्रोड्यूसर ने बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी निकाली है 2022 की, जिसके अंतर्गत संरक्षण करना चाहते हैं, रिस्टोरेशन करना चाहते हैं, बहाली करना चाहते हैं, और बायोडाइवर्सिटी बढ़े इसके ऊपर ये ध्यान देना चाह रहे हैं। ठीक है, और जो है ये मेंबर भी है एनटीपीसी, इंडियन बिजनेस एंड बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव का। और ये कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि जो भी इनकी वैल्यू चेन है, कोयला उठाने से लेके कोयला खपा के जो है बिजली बनाने तक, सब में बायोडाइवर्सिटी का नुकसान कहीं पे ना हो, जैव विविधता का नुकसान ना हो। ठीक, नो नेट लॉस। ठीक है, कोई भी शुद्ध जो है लॉस ना हो जो है आपका बायोडाइवर्सिटी से संबंधित। एक इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट यहाँ पे ये है कि एनटीपीसी ने 5 साल का करार समझौता किया है आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में, ऑलिव रिडले टेरिटल को संरक्षित करने के लिए। ठीक, तो ये चीज और ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। अगला है अस्त्र MK1 BV राम। ठीक है, तो ये अभी जो है इसका सफल परीक्षा हुआ है, अभी टेस्ट वेस्ट हुआ है। अस्त्र जो ये मिसाइल है, इसको याद करना बहुत आसान है। ये एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर अस्त्र में ही इसकी जो है कि ये ट्रिक है छोटी सी। तो ये क्या है, देखो ये हवाई जहाज से आपका जेट विमान जो है उससे एयर टू एयर जा रहा है, और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज होता है, मतलब कि सामने वाला आपको नहीं देख पाएगा, और आप उसके ऊपर मिसाइल दाग सकते हो अस्त्र के द्वारा। ठीक, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को कहा है कि भाई साहब तुम जो है बनाओ ये अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली। ठीक, और इसके लिए कुछ पैसे से भी देने पड़ेंगे भाई। और ये किस कैटेगरी के अंतर्गत बन रहा है, इंडियन इंडियन इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी में। ठीक, मेड कैटेगरी में। तो ये देखो डिजाइन एंड डेवलप तो उसको डीआरडीए ने किया है। ठीक है ना, किसके सहयोग के, किसके साथ में, इंडियन एयरफोर्स के साथ में। ठीक, लेकिन अभी अब इसको जो है डिजाइन डेवलप हो चुका है, अब इसको मेड कौन कर रहा है, भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL कर रहा है। ठीक, अभी तक इंडिजिनियसली हम नहीं बना पा रहे थे, अब बना सकेंगे। और इसमें जो मैंने आपको बताया BVR का मतलब ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज, सामने वाला आपको नहीं देख पाएगा, आप उसके ऊपर फेंक दो भाई साहब, वो जो है खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये एयर सुपेरियोरिटी को दिखाता है। और टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली भी ये जो हम लोग आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं मिसाइल, उससे ज़्यादा अच्छी है। इंडियन एयरफोर्स में देखा जाए तो हम इसको सुखोई में लगा के मारेंगे सामने एनिमी को अपने, और तेजस में भी धीरे धीरे इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। इंडियन नेवी इसको मिग विमान में यूज़ करेगी। ठीक, अस्त्र एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज। जीएसटी कंपनसेशन से संबंधित देखिए हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, फिर से आज थोड़ा सा इसको समझा दूंगा, पूरा ही समझा दूंगा बल्कि। जीएसटी कंपनसेशन देखिए, जब जीएसटी आया था तो लोग ये कह रहे थे, स्टेट जो राज्य है, कि भाई साहब हम क्यों इसको अपनाएं, हमारा जो है रेवेन्यू को लॉस हो सकता है। तो जो है केंद्र ने कहा था चिंता न करिए, जो भी लॉस होगा, आपका पहले रेवेन्यू मान लीजिए 100 रुपये होता था, उसमें से आपका अब जीएसटी अपनाने के बाद मान लीजिए 90 रुपये हो रहा है, रेवेन्यू आपके पास आ रहा है। ठीक, तो 10 रुपये का जो लॉस हुआ है आपका, वो हम कंपनसेट करेंगे। कुछ हम एक कंपनसेशन सेस लगाएंगे सिन और लग्जरी गुड्स के ऊपर। सिन मतलब आपके वहीं बीड़ी, तंबाकू और ये अल्कोहल, और लग्जरी गुड्स एक कार वार है, तो इनके ऊपर जो 28% जीएसटी लगेगी, उसके ऊपर कंपनसेशन सेस लगती है। तो उससे जो पैसा आएगा, सेस है क्योंकि उपकार है, उपकर है, तो उससे जो पैसा आएगा वो हम
जीएसटी कंपनसेशन में अगर आपके रेवेन्यू लॉस होगा तो हम उसको कंपनसेट करेंगे, मुआवजा देंगे। तो 31 मई तक का जो है 86,912 करोड़ रुपया सेंटर ने स्टेट्स को दे दिया है। अब लेकिन इसमें एक खास बात यहाँ पर यह है कि जीएसटी कंपनसेशन फंड में सिर्फ 25,000 करोड़ नहीं थे, इसके ऊपर जो भी पैसा दिया गया है वो केंद्र ने अपने जो रेवेन्यू है उससे दिया है। ठीक, अब खाली इनका जून का बचा हुआ स्टेट्स का। और ये जीएसटी कंपनसेशन वाली जो बात थी ये पहले 5 साल के लिए थी, तभी मैं कह रहा हूँ कि जून 2022 का सिर्फ इनका बचा हुआ है, क्योंकि ये 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू किया गया था। ठीक, और जो सेंटर ने अपना पैसा दिया है ये अपने सोर्सेज से दिया है, सिन गुड्स और जो लग्जरी गुड्स हैं मैंने इनको आपको जो है बता दिया। अगला टॉपिक है फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। देखिए अभी राजकोषीय घाटा जो पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का तो हमने एस्टिमेट किया था 6.9%, लेकिन उससे कुछ इम्प्रूव यानी कि कम ही हमने राजकोषीय घाटा किया है 6.71%। राजकोषीय घाटा ये दिखलाता है कि गवर्नमेंट कितनी बोरोइंग कर रही है, ठीक, कितना मतलब जो है पैसा ऋण की तरीके से ले रही है, तो कम लिया है। इसके कई सारे कारण हैं, अभी बताऊंगा इसमें। जो अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखो तो 15 लाख करोड़ के आसपास जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट है भी। ठीक, ये कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स ने बताया है। हमारे रेवेन्यू जो है वो अच्छे हुए, ठीक, हमने रेवेन्यू अच्छा कलेक्ट किया, ठीक, जिसमें और इसकी वजह से जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है कम हुआ है। और जो है एक्सपेंडिचर हालांकि हमारा थोड़ा बढ़ा है, जो हमने एस्टिमेट किया था उसके हिसाब से। रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा है 21-22 में? 4.37% रहा है। ठीक, और जो है फिस्कल डेफिसिट 6.71%। ये दोनों फिगर जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये चीज़ें हमने जो है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट काफ़ी ज़्यादा जो है कलेक्ट किया, उसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है कम हुआ है। ठीक, 4.37 रेवेन्यू डेफिसिट है और फिस्कल डेफिसिट कितना है आपका राजकोषीय घाटा 6.71%। अगला टॉपिक है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो ये फोरम 2022। अब देखो इसके शब्द से कंफ्यूज मत होना। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो है ये कम्युनिकेशन, जो टेलीकम्युनिकेशन ये जो होता है ना, इससे संबंधित है। तो अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जो कि हेड क्वार्टर भी है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का, वहाँ पे गए हुए हैं। वहाँ पर ये समिट WSIS फोरम चल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसमें जो है इंडिया अपना री इलेक्शन भी कराना चाहता है काउंसिल में, ITU काउंसिल में 2023 से लेकर 2026 तक के लिए 3 साल का टर्म है। इंडिया ITU का मेंबर है 1869 से। ठीक, 1869 से मेंबर है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का। ठीक, और ये सबसे बड़ी गैदरिंग होती है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ठीक, जितना जो भी डेवलपमेंट कमेटी है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित। ठीक, और जिनेवा है स्विट्जरलैंड में ITU का हेडक्वार्टर वहीं पे हो रही है। इस बार की थीम क्या है आपका? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है फॉर वेलबींग यानी कल्याण, समावेश और रेजिलियंट लचीलापन के लिए जो है किया जा रहा है। WSIS कॉपरेशन फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन द SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक, 2030 तक इसमें कई सारे गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट है, उनको कंप्लीट करने के लिए किया रहा है। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? ITU करता है, यूनेस्को, UNDP और अनकटैड के साथ में मिलकर। ठीक, तो याद रखिएगा कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। आधार एंड प्राइवेसी। आधार का जो एक्ट आया था वो 2016 में आया था। ठीक, इसके अंतर्गत एक संस्था बनाई गई थी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उदय इसको बोलते हैं। तो इसने पहले बोला कि आप आधार की फोटोकॉपी मत दीजिए किसी को बिना मतलब के। फिर उन्होंने ये वाला नोटिफिकेशन जो अधिसूचना थी इसको वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई इसकी गलत व्याख्या करके लोग बता सकते हैं कि आधार कमज़ोर है, आधार नहीं देना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको वापस ले लिया है। हाँ, लेकिन आप लोग अपना विवेक का इस्तेमाल करिए जब किसी को दे रहे हैं, ऐसा एक्ट में बताया गया है। आधार किस लिए यूज़ होता है? आधार यूज़ किया जाता है जब कभी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जो समेकित कोष है जो है भारत का, ठीक, उससे कोई भी पैसा सब्सिडी देने के लिए या फिर सर्विसेज देने के लिए दिया जाता है, तो जिसको भी सर्विसेज मिल रही हैं या फिर सब्सिडीज मिल रही हैं, तो उसको आधार के अंतर्गत प्रमाणीकरण करना पड़ता है। ठीक, तो ये जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जरूरी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और कॉन्फिडेंशियलिटी इसकी मेंटेन की जाती है, जो भी आधार के थ्रू जो है ऑथेंटिफिकेशन ले रहा है, तो जिस स्पेसिफाइड टास्क के लिए, पर्पस के लिए ले रहा है, ठीक, निर्दिष्ट जो उद्देश्य है उसी के लिए सिर्फ यूज़ कर सकता है और किसी के लिए नहीं।
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है आधार पेमेंट ब्रिज, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये सब यूज़ करता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देने के लिए, आधार के थ्रू पेमेंट करने के लिए इंडिविजुअल्स को। ठीक, अभी क्या हुआ था कि कई सारे बैंक जो है जिन्होंने मतलब आधार लिंक कर रखा है, ठीक है, तो उन्होंने 200 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पब्लिकली जो है आधार बेनिफिशियरीज के नाम और पते जो है पब्लिश कर दिए थे। तो इससे क्या है कि लोग गलत तरीके से जो है आधार बेनिफिशियरी की जो जानकारी लेते हुए और उनकी जो है प्रतिरूपण करके यानी इम्पर्सोनेशन करके बैंकों से पैसा वैसा निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे स्टेप लिया था, हालांकि फिर बाद में वो वापस ले लिया। ठीक, अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है, सबको पता है। अब इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसकी एक कमिटी है, ठीक है ना, एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शन मॉनिटरिंग टीम है, ठीक है, विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी टीम। इसने कहा है कि कई सारी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तालिबान में आराम से मजे में रह रही हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी कोई मेजर अटैक अफगानिस्तान के बाहर 2023 होने में तक होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि वहाँ पे वो फल फूल रहे हैं आराम से, थी तालिबान को संरक्षण दे रहा है। दो ग्रुप हैं जो इंडिया पे फोकस करते हैं टेररिज्म फैलाने के लिए, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा। इनके भी कैंप्स अफगानिस्तान में हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान सबसे बड़ा फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान में रह के फल फूल रहा है। जो ये एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम है यूएनएससी की, ये जो है मॉनिटर करती है और फिर सैंक्शन प्रतिबंध लगाने में मदद करती है, बताती है भैया यहाँ प्रतिबंध लगाओ, इस पे लगाओ, वहाँ लगाओ। ठीक, इंडिया जो है इस समय इस कमेटी का, एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम कमेटी का चेयर है, ठीक है, यानी कि हेड है। और इसमें सभी 15 यूएनएससी मेंबर्स हैं। और ये जो है इसने कई सारी एक अपनी रिपोर्ट निकाली थी, ठीक है, यूएन स्ट्रेटजी ऑन अफगानिस्तान के नाम से। और ये 13वीं ऐसी रिपोर्ट है जब से मतलब 13वीं ओवरऑल रिपोर्ट है, और जब से तालिबान वापस आई है अगस्त 2021 में, तब से पहली रिपोर्ट है अफगानिस्तान के ऊपर यूएनएससी की। अब देखिए यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन आ गया, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो दोबारा तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है, जब तक आप क्विट नहीं करते हैं कभी हारते नहीं आप। देखिए ये बात समझ लीजिए कि या तो आप जीतते हैं या सीखते हैं, सीखिए और जीतिए, लेकिन हाथ पे हाथ धरे रहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यूपीएससी की कुछ चीज़ें जान लेते हैं यहाँ पे क्या मतलब मामला चल रहा है। तो 2012 से लेकर अभी तक सबसे लोवेस्ट रिक्रूटमेंट किया यूपीएससी ने, ठीक, सिर्फ 685 लोगों का जो है रिक्रूटमेंट हुआ है और 2021 वाले एग्ज़ाम में। और इसके थ्रू जो है आईएएस हो गए और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो गई, इंडियन पुलिस सर्विसेज हो गई, ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो सेंट्रल सर्विसेज उसमें जो है नियुक्तियां की जाती हैं। अब देखो 2014 में 1236 थी, लगातार ये गिर रही हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है ना, लगातार जो वैकेंसी निकल भी रही है उससे भी कम रिक्रूटमेंट हो रही है, ये एक चीज़ देखने को मिलेगी। अब जैसे आपका 2021 में गवर्नमेंट ने वैकेंसियां 749 निकाली थी, लेकिन नियुक्तियां कितनों के दे रहे हैं फाइनली जो है रिक्रूटमेंट कितने किया 685, तो मतलब जितने निकाली है उससे भी कम कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है राइट साइजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक, इसको आप अगर दूसरे तरीके से पढ़ें तो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, ठीक। तो सही आकार देने की सरकार नीति का पालन कर रही है, उसकी वजह से हो रहा है। 5 लाख लोग जो है हर साल लगभग जो है एग्ज़ाम देते हैं। और इस साल 2021 वाले में देखें तो 9214 लोग क्वालिफाई हुए थे मेंस एग्ज़ाम देने के लिए, और उसमें से 1824 लोग जो है फिर इंटरव्यू के लिए गए, यानी कि 1/5 यानी 20% लोग पहुँचे खाली, 5 में से एक बंदा या बंदी जो है इंटरव्यू तक गए। और इंटरव्यू से अगर देखो तो 685 हैं, तो मतलब हर उस मतलब 3 में से 1 लोग का फाइनली सिलेक्शन हो पाया है। इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के कुछ नए जो है रिसेंट आंकड़े आ गए हैं, उसमें ये बताया गया है कि जो लास्ट क्वार्टर था, तिमाही थी जनवरी से मार्च 21-22 की, तो उसमें हमारी जो ग्रोथ हुई है वो सिर्फ 4.1% हुई है। पिछले साल के कंपैरिजन देखा जाए तो ये 2021 के कंपैरिजन में तो ये 5.4% थी, तो इस बार कम हुई है, ठीक। और इसका कारण है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है वो घट गया है, विनिर्माण उत्पादन सिकुड़ गया है, ठीक है। ओवरऑल जीडीपी जो हमारी बढ़ी, जो मतलब ग्रोथ हुई हमारी 2021-22 में, वो 8.7% हुई है, ये आंकड़ा याद रखिएगा। हालांकि हमने जो एस्टिमेट किया था वो 8.9% का किया था। जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड भी जो है हमारा घटा है,
8.1% रहा है, बल्कि हमने एस्टिमेट किया था 8.3% नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। ठीक है, तो ये इसने एस्टिमेट किया था, कम हुआ है। ठीक, जीडीपी भी हमारा जो है श्रैंक हुई थी आपकी 6.6% 2020-21 में। जीवीए जो है 2020-21 में 4.8% था, कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम कई सारे सेक्टरों में देख रहे हैं कि जो हमारी शुद्ध जीडीपी है, रियल जीडीपी जो है, वो फुल इकोनॉमिक रिकवरी हमें मिल गई है प्री पैंडेमिक, यानी महामारी के पहले जो था उससे उसके बराबर हम लोग पहुंच गए। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारी जो महामारी से पहले जो हालत थी वहाँ पे अभी हम नहीं पहुँच पाए हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, जहाँ पे व्यापार हो रहा है, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज, यहाँ पे अभी भी हम पीछे हैं, 11.3% पीछे हैं। ठीक, तो चलिए जो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिए, और इसी तरीके से और वीडियो देखना चाहते हैं, नोटिफिकेशन आ जाए आप लोग के पास तो सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और हम लोग साथ आप जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप 2023 की जानकारी के लिए आप लोग 9650347272 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।